फिजिक्स लवर वन तुम्हारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में करंट नाम के चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने पिछले जो लेक्चर्स हमारे करंट के रहे होंगे उन्हें आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। अब हमारा ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल, यानी कि आयतन संरक्षित होगी। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिनमें हमारे पास आयतन संरक्षित होगी, परंतु जो प्रतिरोधक यानी रेसिस्टेंस होगा हमारा, उसमें चेंजेस आ रहे होंगे। यदि हम लंबाई को n गुना बढ़ाते हैं या फिर रेडियस को कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, ये सब चीजें हम यहाँ कर रहे होंगे और हम ये पता कर रहे होंगे कि हमारा जो नया रेसिस्टेंस बनेगा वो क्या आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने ये आया। पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया कि इफ द लेंथ of conductor is increased by n times, यदि हम लंबाई जो है हमारे पास, कोई भी हमारे पास चालक था, कोई भी हमारे पास कंडक्टर था, उसकी जो लंबाई है उसको हमने कितना बढ़ा दिया बच्चों, n गुना कर दिया है। तो n गुना, जब हम लंबाई को n गुना कर देते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस आता है वो क्या आएगा। इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, यदि चालक की लंबाई को n गुना किया जाता है, देन what will be the न्यू रेसिस्टेंस। ऐसा कुछ आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन कि यदि आपने लंबाई को क्या किया, n गुना किया, तो आपका नया प्रतिरोधक क्या होगा। चलिए देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए ऐसा कोई कंडक्टर था, ऐसा हमने कंडक्टर माना, फिर हमने क्या किया, लंबाई को बढ़ा रहे हैं। किसको बढ़ा रहे हैं बच्चों, ये है इसकी लंबाई और ये है इसकी ये रेडियस होगा, तो रेडियस की वजह से हमारे पास यहाँ एरिया आ रहा होगा। ठीक है, तो ये लंबाई को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, खींच करके ऐसे बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बाल्टी है, आपके पास एक बाल्टी है, आपने क्या किया, उस बाल्टी में मान लीजिए 2 लीटर पानी आया, फिर आपने क्या किया, उस बाल्टी को, नीचे प्लास्टिक की थी तो आपने गर्म किया और उसे खींच करके बड़ा कर दिया। तो क्या बाद में जब पानी डाल रहे होगे आप, तो क्या बाद में कितना पानी आएगा, जब आपने उसको खींच लिया तो लंबाई आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो लंबाई बढ़ गई तो क्या पानी अब ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आप इसे खींचोगे, ऐसे देखो, आप जब इसकी लंबाई ऐसे बढ़ाओगे तो इधर साइड की एरिया क्या हो रही होगी, उसकी कम हो रही होगी, यानी आपकी जो न्यू कंडक्टर बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसका मतलब जो वॉल्यूम यहाँ था वही वॉल्यूम यहाँ रहेगा। लंबाई अगर L1 थी तो यहाँ L2 हो जाएगी और एरिया यहाँ A1 थी तो यहाँ A2 हो जाएगी। मगर यहाँ पे बच्चों याद है रहना चाहिए हमें कि वॉल्यूम जो होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगी बच्चों, वॉल्यूम जो रहेगी हमेशा वो कंजर्व्ड रहेगी। कंजर्व्ड मतलब होता है संरक्षित रहेगी। तो उसी के बेस पर हम नए रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इसमें रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, इसमें मान लेते हैं R2 है। तो रेजिस्टेंस का बच्चों फॉर्मूला आपको पता है, R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन एरिया A1 हो जाएगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है रो L बाई A होता है। तो जब हम R1 के केस का निकालेंगे तो रो L1 इंटू अपॉन A1 हो जाएगा। अब भैया आपने बोला कि वॉल्यूम हमेशा कंजर्व रहती है। क्या रहती है बच्चों, वॉल्यूम यानी आयतन हमेशा क्या रहता है, हमारा कंजर्व रहता है। तो एक काम करो, यहाँ रो मतलब तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो मटेरियल तो हमारा, अगर ये प्लास्टिक का था तो ये भी प्लास्टिक का है, यानी रो तो हमारा R1 और R2 दोनों के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं L का मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे साइड अगर मैं L का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं नीचे L का मल्टीप्लाई किया हूं तो मुझे ऊपर भी L का मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं करना होगा बताओ। तो अगर मैंने नीचे L1 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मुझे L1 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम नीचे एरिया इंटू लेंथ की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा बच्चों, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ जो होती है वो वॉल्यूम कहलाती है और वॉल्यूम यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है। तो जो R1 आ जाएगा बच्चों, आप यहां से देख सकते हो रो बाय A1 L1 है, रो बाय, ये इसकी जगह हम वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो रो बाय V इंटू L1 का स्क्वायर। तो आप सब लोग को पता है कि रो और वॉल्यूम
दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है, दोनों चीजें परिवर्तित नहीं हो रही हैं, तो हम बोल सकते हैं रो बाय वी को के बोल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। तो R1 बराबर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, के L1 स्क्वायर, यानी हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा कि किस पर निर्भर करेगा, लंबाई के स्क्वायर के ऊपर निर्भर कर रहा होगा। यहां तक यदि किसी को समझ में नहीं आया है तो वीडियो पॉज कीजिए और बैक जाइए और वापस से देखिए कि मैंने क्या किया है। वॉल्यूम कंजर्व रहती है, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम नाम का टर्म डिफाइन करने की कोशिश किया हूं। उसके लिए मैंने ऊपर भी एल का मल्टीप्लाई किया और नीचे भी एल का मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये सिनेरी बन गई है। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमसे क्या बोल रहा है कि लंबाई को n टाइम्स कर दिया गया है। लंबाई को जब हम R2 निकालेंगे तो n टाइम्स कर दिया गया है। तो R1 आपने क्या लिखा बच्चों, R1 आपने लिखा कि R1 बराबर हो जाएगा के L1 का स्क्वायर। अगर हम R2 लिखेंगे तो वो हो जाएगा के L2 का स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि जो L2 है बच्चों, L2 की वैल्यू कितनी है, आपने बोला कि इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, मतलब लंबाई को n गुना कर दिया गया है। यानी लंबाई अगर 10 मीटर थी अभी तो उसको n गुना कर दिया गया है, यानी 10 मीटर इंटू n कर दिया गया है। तो पहले वाली लंबाई अगर L1 है तो बाद वाली लंबाई जो होगी n टाइम्स ऑफ L1 होगी। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। L2 को आप L2 यानी बाद वाली लंबाई, बाद वाली लंबाई क्या है, n गुना है पहले वाली लंबाई के, तो L2 की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों का अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं बच्चों तो R1 बाय R2 अगर देखें तो K से K कट जाएगा और ऊपर आएगा L1 का स्क्वायर और नीचे आएगा L2 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि L1 लंबाई, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, तो अगर हमारे पास देखिए, अगर शुरुआत में क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो लंबाई है हमारे पास, लंबाई है हमारे चालक की वो L है, अगर इसकी वैल्यू L दे देता, अभी L1 हमने माना है, अगर L दे देता तो हम L1 के L के टर्म्स में लिखते हैं। अगर L1 दिया हुआ है तो L1 के टर्म्स में लिखेंगे, तो L2 बराबर n टाइम्स ऑफ L1 है। तो L2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, L2 की जगह हम लिख सकते हैं, ये L1 का स्क्वायर आ गया, और L2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स ऑफ L1, n टाइम्स ऑफ L1 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से L1 का स्क्वायर और ऊपर भी L1 का स्क्वायर, तो L1 का स्क्वायर और L1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और नीचे 1 अपॉन n स्क्वायर बचेगा। तो R1 बाय R2 बराबर 1 अपॉन n स्क्वायर। तो R2 की वैल्यू निकालने तो R2 को इधर भेजो और n2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इससे हमारे पास क्या आएगा R1, अगर हम R2 निकालेंगे तो R2 बराबर आ जाएगा R1 इंटू n स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। यानी बच्चों जो बाद वाला नया रेसिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा पहले वाले रेसिस्टेंस के। पहले वाला जो भी रेसिस्टेंस रहा होगा उसका n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अगर लंबाई को आप n टाइम्स करते हो तो रेसिस्टेंस कितने गुना बढ़ जाता है, n स्क्वायर टाइम्स। क्या याद किया आपने, इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 1 मार्क्स के, कि अगर लंबाई को n गुना करते हैं तो रेसिस्टेंस कितने गुना बढ़ जाता है, तो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है, जो कि हमने निकाल करके आपको दिखा दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ये छोटा सा सिंपल सा सवाल ये आया कि हमने लंबाई को 3 गुना कर दिया है, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमारे पास मान लो ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ गया कि हमने लंबाई को 3 गुना कर दिया है, तो जो उसका रेसिस्टेंस होगा वो कितने गुना बढ़ जाएगा, तो आपको निकालना है। देखिए इफ यदि हमने लंबाई को क्या कर दिया है, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड टू 3L, यदि हमने लंबाई को 3 गुना कर दिया है तो जो नया रेसिस्टेंस होगा बच्चों R1 वाले का n टाइम्स होता है, n का स्क्वायर होता है, हमने पढ़ा ना अभी कि जितने मतलब n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। तो अगर 3 गुना लंबाई बढ़ाओगे तो जो रेसिस्टेंस होगा वो कितने गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आती है, क्योंकि 3 गुना हुआ है तो n की वैल्यू 3 हो गई, 3 त्रिकाई 9। तो पेपर वाले ने अगर आपको बोल दिया कि रेसिस्टेंस आपका पहला रेसिस्टेंस 3 ओम दिया हुआ है और R2 को पता करना है और आपने लंबाई को कितने गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया है, तो नया वाला जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो नया वाला रेसिस्टेंस क्या जाएगा, R2 बराबर R1 इंटू जितने गुना किए हो उसका स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 में 16 16 दिया 48 ओम। तो हमारे पास नया रेसिस्टेंस 48 ओम आ जाएगा। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने देखा इसमें लंबाई को चेंज कर रहे थे, किसको चेंज कर रहे थे, लंबाई को चेंज कर रहे थे। अब बच्चों हम एक और सवाल देखते हैं जिसमें हम एरिया को चेंज कर रहे होंगे। किसको चेंज कर रहे होंगे बच्चों,
एरिया, अभी हम लंबाई को नहीं चेंज करेंगे, अभी हम एरिया के साथ खेलेंगे कि भैया एरिया के साथ तो नहीं, हम रेडियस के साथ खेलेंगे, और रेडियस के साथ खेलने का मतलब है एरिया के साथ खेलना। तो चलिए देखिए, अब हमारे पास एक नया सवाल आया, नया सवाल हमने दिया कि इफ द रेडियस ऑफ कंडक्टर is half, then what will be change in रेसिस्टेंस। क्या कर रहे हैं बच्चों अपन, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडियस को आधा कर रहे हैं। यदि हम रेडियस को आधा करते हैं तो हमारे पास रेसिस्टेंस में क्या परिवर्तन आएगा, इसे हम जानना चाहते हैं। रेडियस को आधा कर रहे हैं, देखना, तो जैसे मान लो हमारे पास एक ये कंडक्टर था, हमारे पास भैया ये कंडक्टर था, इसकी एरिया ए थी और इसकी लंबाई एल थी। अब हमने क्या किया, रेडियस को आधा करना है, मतलब लंबाई को नहीं बढ़ाना है, ऐसा नहीं करना कि पहले लंबाई को बढ़ा रहे थे, अब रेडियस को आधा कर रहे हो। तो तुमको खुद पता है कि अगर रेडियस को आधा करोगे तो लंबाई अपने आप बढ़ जाएगी, यानी लंबाई में चेंजेस आ रहे होंगे, लेकिन जितना पानी यहाँ भर रहे थे उतना ही पानी यहाँ बढ़ेंगे, तो वॉल्यूम V1 और V2 यहाँ पर भी कंजर्व होंगी। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे वही केस करना है आपने को, ऐसे ही करना है, रो एल बाई ए। तो यहाँ पे पिछले वाले सवाल में मैंने क्या किया था, नीचे साइड एल का मल्टीप्लाई और ऊपर साइड एल का मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट बन गया और ये कांस्टेंट बन गया, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बराबर के एल स्क्वायर आ गया था। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम एल और एल का मल्टीप्लाई करके ऐसा नहीं बना सकते, क्योंकि ए जो है वो हमारा चेंज हो रहा है। क्यों ए चेंज हो रहा है? क्योंकि हमारी जो रेडियस है उसको हम आधा कर रहे हैं, और एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये वाला चीज यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे वॉल्यूम तो बराबर होगी, भले उस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन ये तरीके से आपको तो पता है ना, वॉल्यूम तो हमेशा बराबर ही होती है। तो वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, एरिया इंटू लंबाई। जो आयतन होता है वो क्या होता है हमारे पास, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो इसकी एरिया मान लेते हैं A1 है और इसकी लंबाई मान लेते हैं L1 है, तो ये हो जाएगा किसके, A2 L2 के बराबर। A1 का मतलब हो गया हमारे पास पाई R1 का स्क्वायर, और L1 बराबर A2 का मतलब हो गया हमारे पास पाई R2 का स्क्वायर इंटू L2। एरिया का मतलब होता है पाई R स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। पाई से पाई समाप्त हो जाएगा, तो R1 बाय R1 का स्क्वायर, और अगर R2 का स्क्वायर को इधर नीचे भेज दूंगा तो R1 का स्क्वायर अपन R2 का स्क्वायर बराबर L2 बाय L1। ये एक रिलेशन निकल करके आया है जिसको अभी आपको काम आएगा आगे सवाल करने में। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला रिलेशन क्यों काम आएगा, मैं अभी बताऊंगा आपको ये काम आएगा। ये आपने कैसे निकाला है, वॉल्यूम को इक्वेट करके, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ये पहले वाला हो गया और ये बाद वाला हो गया। ये हमारे पास एरिया L1 A1 और लंबाई L1, इसकी एरिया A2 और लंबाई L2, V1 और वॉल्यूम V2, लेकिन वॉल्यूम तो हमेशा दोनों की सेम होगी, तो सेम करके हमने ये रिलेशन निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, रेडियस बोला गया है कि आधी हो जाती है, तो रेसिस्टेंस में क्या परिवर्तन आएगा। तो अब इस रेसिस्टेंस के फॉर्मूला से खेलते हैं। चलिए, तो ये वाला चलो इसको मैं साइड में लिख देता हूं ताकि आपको भूले ना। क्या कंसेप्ट आया है हमारे पास, यहाँ से निकल के R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर बराबर L2 बाय L1 आया है। इस चीज को अभी हमारे पास काम आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया है कि भाई अभी हो जाएगा तो आपको पता रहना चाहिए, ये हमने निकाल लिया है। अब चलो देखते हैं, हमारे पास हमें एक्चुअल में रेसिस्टेंस कंपेयर करना था, तो R1 बराबर बच्चों हो जाएगा रो तो सेम ही रहेगा, रो L1 बाय A1, रो L बाई A होता है, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है ये फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिखेंगे, रेडियस। हमें पिक्चर में, जैसे वहां पिक्चर में हमने वॉल्यूम लाया था, यहाँ पिक्चर में हमें रेडियस को लाना है, तो एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाई R1 का स्क्वायर, ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। और R2 बराबर आपके पास हो जाएगा रो L2 बाय A2, और यहाँ पे रो L2 बाय A2, यानी एरिया को हम यहाँ लिख सकते हैं पाई R2 का स्क्वायर। अब आपने जब पिछला वाला सवाल करवाया था भैया, तो उसमें कंपेयर करने के लिए कितने गुना बढ़ जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, आपने दोनों जने को डिवाइड किया था, तो यहाँ पे भी इन दोनों जने को डिवाइड कर देते हैं। तो R1 बाय R2 जब करेंगे बच्चों, तो इसका इससे डिवाइड करेंगे तो रो बाय पाई कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर साइड आएगा L1 बाय R1 का स्क्वायर अपॉन L2 बाय R2 का स्क्वायर।
जब हम इसे हम सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे तो ये वाला टर्म हमारे पास क्या होगा, डिवाइड में है तो इसके जानते हो आप पलट जाते हैं, ये r1 का स्क्वायर जो होगा वो l2 के साथ आ जाएगा, तो r1 का स्क्वायर इंटू l2, और ये r2 जो होगा हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा, तो ये r2 का स्क्वायर ऊपर आ गया। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे पास इतनी सिनहरी यहां तक बन गई है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में किसके बारे में बात की गई है, रेडियस यानी त्रिज्या के बारे में बात करी गई है। तो त्रिज्या के बारे में बात, जैसे वहां पिछला सवाल था लंबाई के बारे में बात की गई थी, लंबाई इतने गुना करना है, लंबाई इतने ये सब करना है, यहाँ रेडियस के बारे में बात करी गई है। लेकिन पिक्चर में तो L1 और L2 भी आ रहा है, तो L1 और L2 को हटाना होगा। तो यहां से देखो, यहाँ पे हमने निकाला था एक रेशियो कि L2 बाय L1 बराबर ये लिख सकते हैं। तो L2 बाय L1 यानी कि अगर मैं इसे इरेज करूं, थोड़ा सा यहां से इरेज कर दूं मैं, अगर शायद आपको समझ में आ गया हो, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू रखनी है, L2 बाय L1 की वैल्यू ये दी हुई है। यहाँ पे हमारे पास L2 बाय L1 यानी L2 बाय L1 अगर ये वैल्यू लिखनी है L2 बाय L1 की, तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। तो उल्टा लिख देते हैं, तो ऊपर हमारे पास R2 का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे R1 का स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी R2 का स्क्वायर दिया हुआ था और R1 का स्क्वायर दिया हुआ था। ये वाला टर्म हमारे पास ऑलरेडी लिख दिया हमने, ये लिख दिया, और ये L1 बाय L2 की जगह ये L2 बाय L1 की वैल्यू यहां से निकाल के रख दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, देखो बच्चों L1 बाय L2 की, यहाँ पे L2 बाय L1 की है, तो इसको पलटा दो। जब इसको आप पलटाओगे तो ये क्या बन जाएगा, L1 बाय L2, और ये क्या बन जाएगा, R2 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर। यानी हम L1 बाय L2 की जगह L1 बाय L2 की जगह L1 बाय L2 की जगह क्या लिख सकते हैं, R2 का स्क्वायर बाय अपॉन R1 का स्क्वायर। ये किसके बराबर आया है, R1 बाय R2, किसके बराबर है, R1 बाय R2 के बराबर है। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, अब हमारे पास क्वेश्चन में रेडियस के बारे में बात करी गई थी कि रेडियस को आधा कर देते हैं, तो बात वही हो गई। यहाँ पे R2 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी R2 का स्क्वायर है, तो ये R2 की पावर 4 और ये R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, ये R1 की पावर 4, यानी इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि R2 बाय R1 की पावर, दोनों की पावर मिलाकर के 4 हो गया। अच्छा R2 को R2 नया रेसिस्टेंस जो है हमारा वो कितना है, इफ द रेडियस ऑफ कंडक्टर इज हाफ, यदि हम रेडियस जो है कंडक्टर का यानी जो चालक था हमारे पास उसका जो त्रिज्या है उसको हम क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं यानी आधा कर रहे हैं। तो जो नया R2 होगा, नया हमारे पास रेडियस है वो क्या है, पहले वाले का आधा है यानी R1 बाय 2। तो R2 की जगह बच्चों हम क्या ले सकते हैं, R1 बाय 2, और नीचे साइड R1 था ही सही और ऊपर साइड हमारे पास 4 है, ये R1 बाय R2, R1 से R1 समाप्त हुआ, 1 बाय 2 का पावर 4, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 1 बाय 16। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया कि जो R1 बाय R2 है वो कितना है, 1 बाय 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 का R1 से मल्टीप्लाई होगा और इसका R2 से, तो R2 बराबर आ जाएगा 16 टाइम्स ऑफ R1, यानी जो हमारा नया रेसिस्टेंस आएगा बच्चों वो 16 गुना होगा, जो पुराना पहला वाला रेसिस्टेंस था उसका 16 गुना होगा। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है बच्चों, अगर ये रेसिस्टेंस आपने रेडियस को आधा किया है, रेडियस को 1/2 किया है, तो 1/2 का 4 टाइम्स कितना होता है, 1/16 होता है, यानी ये 16 गुना नया वाला रेसिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, पेपर में पूछा जा सकता है। ये दिया जा सकता है कि R1 अभी वाला रेसिस्टेंस 2 ओम है, तो आधा करने के बाद रेडियस को कितने ओम हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 ओम हो जाएगा। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या किया है, वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम को हमने कंजर्व किया। जब हमने दोनों की वॉल्यूम को बच्चों कंजर्व किया तो हमारे पास ये वाला रिलेशन निकल करके आया। फिर जब हमने रेसिस्टेंस लिखा R1 बराबर रो L1 बाय A1, A1 की जगह पाई R1 स्क्वायर लिखा, R2 को लिखा, फिर दोनों को डिवाइड किया, तो हमारे पास ऐसे करके ये रिलेशन बना और हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। है बहुत इजी, अगर आप इन्हें पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं ये दोनों न्यूमेरिकल्स को, तो ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत इजी हैं। व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, जब मैं पढ़ता था तो ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और आया करते थे, अब भी आते हैं एनसीईआरटी बेस पर और अब भी हमारे एग्जामिनेशन पर आते हैं। तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से कर लीजिएगा। एक और न्यूमेरिकल मैं आपको कराने वाला हूँ, इसी से रिलेटेड है ना। फिर इसके बाद हम कुछ अपने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमारे बुक में दिए हुए हैं, देन हमारा ये टॉपिक जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो अभी जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल है
वो एरर से रिलेटेड है। जिन बच्चों ने 11वीं क्लास में एरर नाम का चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा उनको ये न्यूमेरिकल बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए हम कर क्या रहे हैं बच्चों, इफ द चेंज इन लेंथ, इफ द परसेंटेज ऑफ चेंज इन लेंथ है ना, इफ परसेंटेज ऑफ चेंज इन परसेंटेज ऑफ एरर इन लेंथ is 0.1 percentage, then find the error or change in रेसिस्टेंस। ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है 4 मार्क्स का। जब बच्चे 11वीं क्लास पढ़ रहे होते हैं तब भी मैं ये सवाल कराता हूं उन्हें, जब मैं एरर पढ़ा रहा होता हूं तो उस समय भी कराता हूं। यहाँ पे हमारे पास कितना लेंथ में चेंज कितना दिया है बच्चों, 0.1% दिया हुआ है। तो चेंज जब भी लिखते हैं, लंबाई का दिया, जब भी चेंज लिखते हैं देखो, तो चेंज लिखने के लिए हमेशा कैसे लिखते हैं, डेल्टा एल बाई एल। लंबाई में दिया हुआ है तो डेल्टा एल बाई एल, और कितने परसेंट दिया हुआ बच्चों हमारे पास, 0.1%। अब हमसे पूछ क्या रहा है, रेसिस्टेंस में कितना होगा, यानी डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू हमसे पूछ रखा है। ये परीक्षा में कई बार आ चुका है बोर्ड पेपर में। तो एरर वाले सवाल को जब भी आपको करना होता है, आपको पिछली क्लास में भी जब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था एरर वाले सवाल कैसे करते हैं। अगर आपको भूल गया है तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, थोड़ा सा ज्यादा डीप में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ये हम इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, थोड़ा सा डीप में नहीं जा पाऊंगा, फिर भी मैं बताने की कोशिश पूरी करूंगा। देखिए आपको थोड़ी देर पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया था उसमें आपने देखा था कि रेसिस्टेंस जो होती है बच्चों को किसके डायरेक्टली के बराबर आया था हमारे पास, के एल स्क्वायर, जब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट थी। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एरर इन लेंथ बोल दो या फिर चेंज इन लेंथ बोल दो, चलो चेंज इन लेंथ ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, कि लंबाई में इतना चेंज हुआ। तो थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये डिस्कस किया था कि जब हम लंबाई को चेंज करते हैं तो लंबाई चेंज करो या फिर रेडियस चेंज करो, उससे वॉल्यूम में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये वही वाला कंसेप्ट हो गया कि R बराबर रो एल बाई ए होगा, फिर हमने क्या किया, लंबाई और लंबाई का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये वॉल्यूम हो गया और ये कांस्टेंट है, तो R बराबर हमारे पास के एल स्क्वायर आ गया। ये मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे डिटेल में, बस इतना याद है आपको कि R बराबर के एल स्क्वायर होता है, जो हमने पहले क्वेश्चन में अभी डिराइव किया था। अब भैया सबसे पहला ये तरीका होता है जब भी एरर वाले क्वेश्चन अपने को करने होते हैं, जब भी हमें ऐसे चेंज वाले क्वेश्चंस करने होते हैं, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होता है, तो हमने फॉर्मूला लिख लिया। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, दोनों साइड लॉग लेना होता है। क्या लेना होता है, दोनों साइड लॉग। तो यहाँ लॉग आर आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, लॉग के एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, लॉग लेना होता है। पहला स्टेप आपने फॉर्मूला लिखा, दूसरा स्टेप लॉग लेना होता है। तीसरा स्टेप ये होता है बच्चों की लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होता है। लॉग की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, एक यम यन होता है, अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो उन्हें हम प्लस में लिख देते हैं, और अगर दोनों जने m और बाई n होता है तो उसे हम log m माइनस log n कर देते हैं, और अगर हमारे पास log m की पावर n होता है तो इस n को हम यहाँ ला देते हैं, आगे साइड ला देते हैं। जिनको नहीं पता है तो प्लीज ये तीनों प्रॉपर्टियां को आप याद कर लीजिए, क्योंकि इन तीनों प्रॉपर्टियों की जरूरत हमें पड़ रही होगी। अगर दोनों मल्टीप्लाई में होंगे तो प्लस कर देते हैं, डिवाइड में होंगे तो माइनस कर देते हैं, पावर में होगा तो आगे ला देते हैं। अब हम इसमें लॉग की प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे तो ये तो अकेला लिखा हुआ है तो इसको एज इट इज रहने देंगे, लॉग आर एज इट इज रहा आएगा हमारे पास। अब और ये देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये दोनों जने क्या है आपस में मल्टीप्लाई में है, के और एल स्क्वायर क्या है आपस में मल्टीप्लाई में है। जब दोनों जने मल्टीप्लाई में है, इसको m बोलो इसको n बोलो, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, log k प्लस log l स्क्वायर, ये हो गया। अब बच्चों आपको फिर तीसरी वाली प्रॉपर्टी देखिए, जब भी कोई चीज पावर में रहती है तो वो कहाँ आती है, आगे आ जाती है, यानी ये दो जो है वो कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, log r बराबर log k प्लस 2 इंटू log l। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपने सॉल्व कर लिया, बहुत आसानी से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला लिखा, दोनों साइड, फर्स्ट स्टेप ये है हमारे पास कि फॉर्मूला लिखो। सेकेंड स्टेप क्या है आपके पास कि दोनों साइड लॉग ले लो। थर्ड स्टेप क्या है आपके पास कि प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करो। तो ये हमने ये वाला और ये वाला दोनों थर्ड स्टेप के अंतर्गत आ गए, प्रॉपर्टीज का हमने इस्तेमाल कर दिया। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि हमें हमेशा पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। क्या करना होता है, अर्ध अवकलन करना होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का तरीका मैं आपको बताऊं, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का मैं डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ,
बस मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद कैसे लिखना है आपको। तो जब आप यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो log r जो लिखा हुआ है ना बच्चों, जब आप इसको आफ्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखेंगे यानी अर्ध अवकलन करने की बात करेंगे तो log r की जगह हमको क्या लिखना होगा, डेल्टा r बाई r लिखना होगा। आप इतना समझे और कर लीजिए। जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो अच्छे से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन और क्या होता है। आप तो log r को डेल्टा r बाई r लिख लीजिए। और इस चीज को याद रखना होगा आपको, ये तो पता होना चाहिए आपको, जब भी हम किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा वो जीरो आता है। अगर आपको बोल दूं डी डिफरेंशिएशन ऑफ 3 बाय dt करोगे तो ये हमेशा जीरो आएगा। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आता है। तो k जो है बच्चों वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाले टर्म ऑब्वियस सी बात है जीरो आएगी। और इस वाले का अगर हम बात करेंगे तो 2 लिखा है और l को हम क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा l बाई l लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेल्टा l बाई l लिखेंगे। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो ये हमारे पास डेल्टा r बाई r का परसेंटेज निकालना है तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाई l का परसेंटेज लिखना होगा आपको। शुरुआत में मैंने बताया था डेल्टा l बाई l की जो वैल्यू है 0.1 परसेंटेज है, तो यहाँ 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 और ये 0.2 आ जाएगा। यानी हमारे पास इतना कितना आ जाएगा, हमारे पास ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा वो 0.2 के बराबर आएगा। इसका इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका आंसर 0.2। आई थिंक बच्चों आप लोगों ने जो हमने अभी तक न्यूमेरिकल्स कराए हैं आपने कर लिए होंगे। मैं ये मानता हूं कि जो हम लोगों ने वॉल्यूम कंजर्वेशन पर आधारित क्वेश्चंस किए वो थोड़ा सा ट्रिकी थे बट वो यकीन मानिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आपसे एक दो बार करने के बाद बहुत आसान लगेंगे आपको वो क्वेश्चंस। सारे न्यूमेरिकल्स आप कर लीजिए इस चैप्टर के। एक वीडियो आपको 33 मिनट की जो मैंने भेजा सबसे पहले भेजा है एक वीडियो है, उसमें भी मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए थे। और एक अभी मैंने कुछ देर पहले आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स कराए और अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। ये सब कर लेंगे आप तो डेफिनेटली आपसे पेपर में न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। एक न्यूमेरिकल है आपका एनसीईआरटी से जो मैं उठाया हूँ, एक्सरसाइज में दिया हुआ है 3.2 में। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो ईएमएफ दिया हुआ है बच्चों, ईएमएफ मतलब आप तेरे से बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट के बराबर है। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोधक जो दिया हुआ है बच्चों वो 3 ओम के बराबर दिया हुआ है। और इफ द करंट इन द सर्किट इज इतना, और जो सर्किट में करंट बह रही है बच्चों वो 0.5 एम्पियर बह रही है। और हमसे कैपिटल आर की वैल्यू पूछी है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टार। रजिस्टार की जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। और आप सब लोग को पता है V बराबर हमारे पास आई आर के बराबर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो I इंटू आर के बराबर होता है। तो अगर हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रहते हैं तो हम क्या लिखते हैं उन्हें R प्लस कैपिटल R के रूप में लिखेंगे। V की वैल्यू जो दी हुई है बच्चों 10 दी हुई है, I की वैल्यू हमारे पास 0.5 दी हुई है और स्मॉल r की वैल्यू 3 और प्लस r की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इससे यहाँ से हम इसको डिवाइड कर दें तो ये 5 2 जा हो जाएगा और इसका 1/10 आएगा तो ये 20 बराबर हमारे पास 3 प्लस r, तो r बराबर हमारे पास बच्चों 17 आ जाएगा। इसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखिए हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज। जब आप सर्किट को क्लोज करते हो तो उस दौरान टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। तो आप लोगों को मैंने एक रिलेशन संबंध याद कराया था ई वी और आई के स्मॉल आर के बीच में। याद करो मैंने बोला था V बराबर होता है E माइनस आई इंटू आर के बराबर होता है। अब टर्मिनल वोल्टेज निकालना, ये जो V लिखे है ना अपन, ये ईएमएफ वाला V लिखे थे, ठीक है ना। अब हमें टर्मिनल ईएमएफ की वैल्यू जो दी हुई है बच्चों 10 वोल्ट दी हुई है, 10 लिख दिया हमने। आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 5/10 दी हुई है, 0.5 को इस तरह लिख दिया। और जो स्मॉल r दिया हुआ है बच्चों आपके पास कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 हो गया। और आपको V निकालना है। V जो होता है यहाँ पे वो टर्मिनल वोल्टेज होता है। जब मैंने आपको ये वाला डेरिवेशन कराया था V = E-IR तो बताया भी था कि ये V जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी थी अपने को। तो ये 5 2 10, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से हमारे पास 3/2 बचा ही है। और यहाँ से अगर हम 20 में से -3/2 कर देंगे तो देखिए कितना बचेगा आपके पास, 20 में से 3 गए 17/2। तो यहाँ से हमारे पास 2 8 जा 16 बचा 1 2 5 जा 10, यानी हमारे पास V की वैल्यू 8.5 वोल्ट आ जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल मुझे लगा इसलिए मैंने करा दिया। बाकी बच्चों आप लोग ये 3.1 वाला न्यूमेरिकल भी कर लीजिएगा, 3.3 वाला भी कर लीजिएगा और 3.4 वाला भी कर लीजिएगा। जैसा कि आपको स्लाइड्स में दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चंस, आगे अभी स्लाइड आएगी उस स्लाइड में आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे
उनको आप करके रखना है आपको। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। एक एग्जांपल वाला न्यूमेरिकल आपको मैं होमवर्क देना चाहता हूं। आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, तो आपको इसका जो मैं आपको ये जो होमवर्क दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन, इसको आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है सभी लोगों को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसका दे रहा हूं। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक ऐसी सर्किट बनी हुई है, एक हमारे पास ये हो गया और एक ऐसे हो गया, है ना, और एक हमारे पास रेसिस्टेंस ऐसे हो गया और एक हमारे पास रेसिस्टेंस ऐसे और एक हमारे पास रेसिस्टेंस ऐसे, ऐसे सर्किट बन गया हमारे पास, है ना। फिर हमने क्या किया, इसको 16 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, 16 वोल्ट की बैटरी से, और यहाँ पे एक हमारे पास 1 ओम का रेसिस्टेंस और लगा हुआ है, और हमारे पास यहाँ से करंट ऐसी फ्लो हो रही है, ऐसे करंट जा रही है, ऐसे और ऐसे 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 करंट आ रही होगी, ठीक है। ये करंट हमारे पास ऐसे आ रही है। इसका जो रेसिस्टेंस है ये हमारे पास 4 ओम है, ये भी हमारे पास 4 ओम है, ये हमारे पास 1 ओम है, और ये हमारे पास 12 ओम है, और ये हमारे पास कितना दिया है बच्चों, 6 ओम है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, पहले टोटल रेसिस्टेंस पता करना है। टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, रेसिस्टेंस मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं प्रतिरोधक, यानी कुल प्रतिरोधक कितना होगा, कुछ पैरेलल है कुछ सीरीज है, तो पैरेलल सीरीज सबका कंबाइनेशन मिला के आपका टोटल रेसिस्टेंस कितना आ रहा है वो निकालना है। फिर आपको क्या निकालना है बच्चों, टोटल करंट निकालना है कि भैया टोटल करंट कितना होगा, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टोटल रेजिस्टेंस बताना है, टोटल करंट बताना है। अच्छा, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, इसको डी नाम दे दो। तो आपको वी ए बी भी बताना है, यानी ए बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ रहा होगा, ए और बी पॉइंट, ए और बी बिंदु के बीच में कितना पोटेंशियल आ रहा होगा वो बताना है। तो उसको निकालने का तरीका क्या रहेगा बच्चों, V बराबर आपको पता है ओम्स लॉ लगाने से आई आर होता है। यहां से जो करंट बह रही होगी वो टोटल करंट के बराबर ही बह रही होगी, ये जो करंट होगी वो आई ही ना होगी, क्योंकि यहां से अगर आई आ रही है तो यहाँ टोटल करंट कितनी बह रही होगी, आई बह रही होगी। और यहाँ का टोटल आर निकाल लेना है आपको। अगर इन दोनों के बीच में निकालना है तो आपको पूरी दुनिया भूल जानी है, आगे क्या है कैसे है कुछ भी नहीं पता आपको, केवल इन दोनों जने के बीच में देखो। तो इन दोनों जने का टोटल रेसिस्टेंस निकाल लोगे और फिर आई की वैल्यू आपको निकाल लोगे, टोटल आई, और वी निकाल लोगे इस तरह से, तो वी ए बी आ जाएगा। सेम जब वी बी सी निकालना होगा तो इन दोनों बी सी के बीच में निकालना होगा, तो केवल इन दोनों के बीच की दुनिया देखनी होती है। जब भी आपको निकालना होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस किसी के बीच में, तो केवल आपको उन दोनों जने के बीच में ही ओम्स लॉ लगाना होता है, बाकी आगे क्या हो रहा है उससे मतलब हमें नहीं है। तो आपको वी ए बी भी निकालना है, वी बी सी भी निकालना है, और वी सी डी भी निकाल करके बताना है। ये 3 चीजें हो गई, और साथ साथ में आपको यही बताना है करंट इन ईच रेसिस्टेंस, प्रत्येक प्रतिरोधक में कितनी धारा बह रही है वो बताना है। यानी 4 ओम में कितनी करंट बह रही है, 4 ओम में कितनी करंट बह रही है ना, इधर साइड 12 ओम में कितनी करंट बह रही है ये आपको बताना है, 6 ओम में कितनी करंट बह रही है ये आपको बताना है ना, इधर 1 ओम है तो 1 ओम में कितनी करंट बह रही है ये आपको बताना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर आप सोचें तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि आपने पिछला 30 मिनट वाला लेक्चर किया है अपना, जिसमें बहुत सारे मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं, तो उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस किए थे, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो। और यकीन मानिए अगर आपसे ये बनने लगा तो आप समझ जाइए आपसे करंट के इस सर्किट वाले क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपसे बन जाएगा। तो इसका आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ साथ में अभी जो आगे की स्लाइड में आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के, उनको भी आपको कर लेना है। थैंक यू लवर्स, यहीं से हमारा न्यूमेरिकल का सेक्शन खत्म होता है, यहीं से हमारा 3rd चैप्टर खत्म होता है। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने 4th चैप्टर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे।